नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। कोलकाता में निर्माणाधीन पुल गिरा, 18 की मौत, 60 घायल। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, विपक्ष ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। उत्तराखंड के लिए केंद्र के विनियोग अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस, बहुमत साबित करने से रोकने की कोशिश का आरोप। बीजेपी ने अध्यादेश को बताया संवैधानिक जरूरत। बेल्जियम के बाद वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। परमाणु हथियारों को आतंकियों से बचाने का पेश करेंगे खाका। कर्नाटक में दोबारा लीक हुआ 12वीं कक्षा का रसायन का पर्चा, गुस्साए छात्रों ने कई शहरों में किया प्रदर्शन। शिक्षा विभाग के 40 कर्मचारी निलंबित। और 2020 विश्व कप सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, धवन की जगह राणे टीम में शामिल। और अब पहली खबर। पहले दौर के मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार धुआंधार प्रचार किया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर असम में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी तो ही असम में शांति और विकास बना रहेगा। अब मैं थोड़ा दबाव डाल रहा हूं, उनको तो बता रहा हूं कि इस देश में गरीब लोग भी हैं, इस देश में किसान भी है, इस देश में मजदूर भी है। आप देखना 1-2 साल में मोदी जी की सेल्फी दिखाई देगी किसान के साथ। कितना दबाव डालूंगा मैं। असम चुनाव प्रचार के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 29 मार्च की रैलियों के बाद गुरुवार को भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कई चुनावी सभाएं की और केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। अपने भाषण में उन्होंने 2 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को अनाज दिए जाने का जिक्र करते हुए चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी। सबसे पहला काम हमारा युवाओं को रोजगार देने का होगा और 10 लाख युवाओं को हम 5 साल के अंदर रोजगार दिला के दिखाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 युवाओं को हम स्कॉलरशिप देंगे, IAS के लिए, ICS के लिए, बाकी एग्जाम के लिए। और जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है उन सब लोगों को मुफ्त में हम अस्पताल में इलाज करा के दिखाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी शासित राज्यों में शांति व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया और कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार से पहले हालात सही नहीं थे, जिनको सुधारने में कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। 15 साल पहले असम की क्या हालत थी। नेशनल न्यूज़पेपर्स में, नेशनल अखबारों में खबर आती थी तो आपके दुख की खबर, लोगों को मरने की खबर, आतंकवाद की खबर, हिंसा की खबर आती थी। कि कांग्रेस का सबसे बड़ा काम असम में शांति लाने का काम है। चुनावी सभाओं में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के अलावा राहुल गांधी ने बुधवार को दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों और कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्हें बंगाल की खराब हालात के लिए जिम्मेदार बताया। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने जिन चुनावी वादों के साथ राज्य की कमान संभाली थी वो उसे पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है तो सरकार बंगाल में उद्योगों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और युवाओं को रोजगार के लिए तत्काल कौशल विकास योजना लागू करेगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन हमारी पश्चिमी बंगाल में सरकार बन जाएगी 15 दिन के अंदर हम उस योजना को पश्चिमी बंगाल में भी प्रभावी तरीके से मेरे बहनों भाइयों लागू कर देंगे ताकि पश्चिमी बंगाल के नौजवानों को भी रोजगार का अवसर मुहैया हो सके। पश्चिम बंगाल में चुनाव में काले धन पर लगाम कसने के लिए पुलिस और प्रशासन सख्ती दिखा रहे हैं। शुक्रवार से प्रदेश में चुनाव का आगाज है,
लिहाजा गश्त भी बढ़ा दी गई है। बिना वैध दस्तावेज के वित्तीय लेन देन के मामले में अब तक प्रदेश में 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग ने अब तक 4 करोड़ 86 लाख रुपए, उड़न दस्तों ने 91,75,000 और राज्य निगरानी टीम ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त किए। बिना स्रोत का पता बताए 10 लाख से ज़्यादा नकद को आयकर विभाग नियम के तहत जब्त कर रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग उम्मीदवारों की खर्च पर नजरें गड़ाए हुए है। चुनाव में अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 9,914 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। बाकी मामलों की अभी जांच चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जयशंकर जी, ये बताइए फिलहाल कि चूंकि वेस्ट बंगाल का भी जिक्र हो रहा है, पश्चिम बंगाल, अभी चुनावी तस्वीर किस तरह की आपको नजर आ रही है? बीजेपी भी काफ़ी उम्मीदें कर रही है कि जो ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, कहीं ना कहीं वहाँ खाता खुले और वहाँ दरवाज़ा खुलेगा, चाहे असम से खुले या वेस्ट बंगाल से खुले, तो उस तरफ भी कुछ बात बनेगी। नहीं आरफा, देखिए असम में तो बीजेपी की प्रेजेंस है, कम है लेकिन है। और सच माना जाए तो अकेला असम ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मुख्य लड़ाई में आज भारतीय जनता पार्टी, उसके कुछ और सहयोगी दल उसके साथ जुड़ गए हैं, जो कल तक उसमें से कुछ तो कांग्रेस के साथ होते थे, जैसे बोडोलैंड वाले, और एजीपी मिल गया है, तो तीनों का इनका इन्होंने बना लिया है। और कहीं ना कहीं से परोक्ष रूप से उल्फा का भी इनको अंदरूनी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं आप कि मुख्य लड़ाई के संघर्ष में, मुख्य चुनावी संघर्ष में तो भारतीय जनता पार्टी असम में ही है। अब पश्चिम बंगाल में इनके पास अभी भी 2 सांसद हैं, लेकिन विधानसभाओं में कभी उनका कोई खाता नहीं खुला। तो इसलिए इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि पश्चिम बंगाल में भी इनके कुछ विधायक जीत करके आ जाएं। कोशिशें बहुत हो रही हैं, तमाम तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं, कुछ पर्दे के सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं। उम्मीदें तो लगाए रखे हैं, बहुत कर रहे हैं लोग कोशिश, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि पश्चिम बंगाल में एक तरह से चुनाव क्लियर था। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता है, सभी सरकारों के खिलाफ होता है, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ उस ढंग से नहीं उभर के आ रहा था। अभी एक नई बात हो गई है कि कांग्रेस और लेफ्ट का एक तरह का अलायंस हो गया है। इस अलायंस ने चुनावी संघर्ष को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब तीखा बना दिया है। तो अब ये अपने आप एक विडंबनापूर्ण अलायंस है, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े हुए, याद है कि जब कांग्रेस के एक बड़े नेता होते थे गनी खान चौधरी साहब, वो कहते थे कि मार्क्सवादियों को तो हम बंगाल की खाड़ी में दफन कर देंगे। हालांकि कभी दफन नहीं कर पाए कांग्रेस ही, बल्कि हाशिए पे चली गई और आज हालत ये हो गई कि उनके साथ मिलकर लड़ना पड़ा। और सीपीएम की हालत ये थी कि सीपीएम के सांसद थे सैफुद्दीन चौधरी साहब, लोकसभा में बहुत लोकप्रिय, बहुत तेज तर्रार वक्ता थे। उन्होंने थीसिस उस समय दी थी, दशक पहले, कि जो सांप्रदायिकता का उभार जिस ढंग से हो रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक मोर्चे पे आ जाए। लेकिन ये बात तब कम्युनिस्टों ने नहीं सुनी, तब उनको बल्कि उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया। तो कम्युनिस्ट लोग ऐतिहासिक गलतियां करने के आदी हैं और बाद में 10 साल बाद उनको लेकिन काफी इस बात को लेकर भी चिंता हो रही है कि वेस्ट बंगाल में खासकर हिंसा का इस्तेमाल हो सकता है, या जिस तरह से जो काले धन का जिक्र हो रहा है, आपको लगता है कि क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, साफ सुथरा चुनाव हो पाएगा? देखिए, ये तो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। हिंसा तो हर चुनाव में लगभग होता ही है, पश्चिम बंगाल में कुछ राज्यों में ज्यादा है, कुछ राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा डर तो इस बार असम में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस ढंग से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। एक तरफ से आप AUDF के बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उनकी पार्टी है, फिर दूसरी तरफ से अपने भाजपा के लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, फिर बोडो अलग से अपने, मतलब ये लोग जो जातीय और सांप्रदायिक दोनों तरह की भावनाओं को उभार करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उसकी परिणति क्या होगी, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती का विषय और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी ये बहुत चुनाव आयोग के लिए देखिए सोचने वाली बात है आरफा कि हर चुनाव में काला धन तो पकड़ में आता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन कम नहीं होता, रुकता नहीं है। ये हमारे राजनीतिक दलों को इस बारे में तो शायद कोई संस्थागत बदलाव भी होने चाहिए, शायद उसके बाद कोई बात बन पाए। लेकिन मैं असम की तरफ आ रही हूँ, सोनिया गांधी का हमने बयान सुना, आपके बाद राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक कैरेक्टर को लेकर हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर, आपको लगता है कि वोटर्स के बीच इसकी कोई अपील है? असम के लेवल पर तो जरूर होगी, असम की बात, असम के लेवल पे तो जरूर होगी, क्योंकि वहाँ अभी तक देखिए वहाँ पर भी एकदम अलग ढंग से चुनाव रहा। पहले जो कहा जाता था कि पिछले जितने चुनाव हुए, 2 चुनाव, उसमें तरुण गोगोई हिंदू कार्ड खेलते थे, जो खासतौर से अपर आसाम के इलाके थे, जो अहोम लोगों का जो इलाका था, वहाँ इनका हिंदू कार्ड चलता था और बीजेपी का कार्ड नीचे चल जाता था। बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली छाप है वो वहाँ नीचे पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती थी। इसीलिए कभी भी तरुण गोगोई नहीं चाहते थे कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई अलायंस हो, ताकि उधर से वो कुछ सीटें लेकर आए, इधर से हम सीटें लेके आए, हमारी सरकार बन जाएगी।
इस बार चूंकि भाजपा के साथ एजीपी मिल गई है और कांग्रेस में जो एक हेमंत शर्मा थे उसी इलाके के, तो वो शामिल हो गए हैं, फिर सर्बानंद सोनोवाल आ गए हैं, तो एक तरह से इनको लगता है कि इस बार हमारा कार्ड चल जाएगा। और दूसरा ये और हुआ है ये कि जब से जेएनयू प्रकरण हुआ है, जेएनयू में जब से बात चली है, तो जो असम के मुसलमान थे जो एयूडीएफ के साथ होते थे, उसमें से बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस की तरफ लौटने लगा है। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, सोच सकते हैं वो लोग। दूसरा है कि लेकिन इससे ये भी है कि जो वोट है वो भी बढ़ जाएगा फिर। दूसरी तरफ एजीपी है, एजीपी में भी कुछ सेकुलर वोट भी होते थे, मतलब अल्पसंख्यक लोग भी उनके साथ रहते थे, क्योंकि उनके बाद 2-3 बार सरकारें भी रही। तो अब जब से वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो फिर उन अल्पसंख्यकों के सामने सोचने की बात हो गई कि वो वापस कांग्रेस के पास जाएंगे। इसलिए जो कांग्रेस लूजिंग फ्रंट पर थी अभी फाइटिंग फ्रंट पे आ गई। आपको लग रहा है कि मजबूत नजर आ रही है? लूजिंग नहीं है, कम से कम ये आप कह रहे हैं। मतलब नहीं है, फाइटिंग में है। कोई कौन निकल जाएगा ये कहने की बात होगी जब नतीजे सामने आएंगे। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वेस्ट बंगाल असम दोनों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चुनाव नजर आ रहा है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है। तो ये थी हमारी पहली खबर। अभी छोटा सा ब्रेक। उत्तरी कोलकाता में बड़ा हादसा। गिरीश पार्क इलाके में गिरा निर्माणाधीन ब्रिज, 10 से ज्यादा की मौत, कई घायल। बचाव में जुटी एनडीआरएफ और सेना। पहली खबर में आज बड़ा हादसा, रात 8 बजे। कोलकाता में विधानसभा चुनाव के बीच आज एक बड़ा हादसा भी हो गया। शहर के उत्तरी इलाके में गणेश सिनेमा के पास एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। वहीं विपक्षी दलों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोलकाता के व्यस्त बड़ा बाजार के पास निर्माणाधीन ये पुल गुरुवार दोपहर पल भर में बड़े हादसे की वजह बन गया। पिछले 7 साल से बन रहा ये पुल अचानक गिर गया और कम से कम 150 लोग मलबे में दब गए। इनमें से कई हॉकर थे जो पुल के नीचे ठेला लगाकर गुजारा करते हैं। मलबे में कई टैक्सियां, बस और ट्रक भी दब गए। हठात ब्रिज जोर से आवाज हुआ, हम लोग एकदम डर गए बहुत जोर। कल रात को ढलाई हुआ था ब्रिज, ये वाला पोर्शन कल रात को ढलाई हुआ था। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव काम शुरू किया गया है। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है। चारों तरफ कंक्रीट और लोहे का मलबा होने से इसमें दिक्कत आ रही है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव काम में लगी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालना, और उनमें कंक्रीट्स के बहुत हैं, इसलिए हम सभी कटर्स का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग विक्टिम लोकेटिंग कैमरास, एयर लिफ्टिंग बैग, सभी प्रकार के इक्विपमेंट जो इस प्रकार के ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं हम ले गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पश्चिमी मिदनापुर में चुनावी दौरा बीच में छोड़कर घटनास्थल पर पहुंची। ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख, गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 2 लाख और मामूली रूप से जख्मी को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। We are taking full care for them, good hospitals, good treatment, whatever we can, and the culprits will be punished strongly. Law will take its own course, and law will take stringent action. This is not done. This is a very serious incident. विपक्षी दलों ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दोषी मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए ममता जी की सरकार जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, और हम मांग करते हैं कि मंत्रियों को और इनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। इस पुल का ठेका साल 2009 में हैदराबाद की कंपनी IVRCL को दिया गया था। 2 किलोमीटर लंबे पुल को 18 महीने में बनकर तैयार होना था। इस दुखद हादसे में कईयों की जानें गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये पुल पिछले 7 साल से बन रहा था और कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई। विपक्षी दल पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है चुनावों में विपक्षी दलों के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ममता सरकार के खिलाफ बन रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता।
कोलकाता में संवाददाता प्रणव गोस्वामी मौजूद हैं और वहां ताज़ा हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रणव, ये बताइए फिलहाल कि अभी किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, खासकर उन लोगों के बारे में बताइए जो जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मलबे के अंदर दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सेना की टीम आ गई है। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी, वो यहाँ पर पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी एक एक मिनट की जो भी उसकी एक्शन हो रहा है उसको खुद निगरानी कर रही हैं। इसके अलावा तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं। प्रशासनिक पूरा अमला यहाँ पर जुटा हुआ है, लेकिन ये त्रासदी इतनी बड़ी हुई है कि अभी इस पूरे और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में वक्त लगेगा। मैं आपको इस जगह के बारे में जरा मैं दिखाऊं कि कितना ये एक कहा जाए कि बहुत ही घनी आबादी वाला एक क्षेत्र है। इतने बड़ा बाजार वाले इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा आबादी रहती है। बहुत सारी दुकानदार यहाँ पर है जो यहाँ पर रेडी पटरी में जो व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोग हैं। उस दौरान जब ये पुल गिरा उस वक्त उसके नीचे से वो बहुत ही ज्यादा ये कहा जाए बिजी रोड है जिसमें कि बहुत सारे वाहनों की आवाजाही रोज होती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़ा मलबा और जब नीचे गिरा होगा तो कितने लोग वहां से उस वक्त गुजर रहे होंगे। इन सब का अंदाजा लगते लगते वक्त लगेगा। जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा उसके बाद ये सारी चीज सामने निकल कर आएगी। कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। अभी तक जो खबरें आ रही है करीब 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उनके लिए उनके हक में दुआ की जानी चाहिए। जी प्रणब, आप जो है नज़र बना के रखिए, फिर आपके पास लौटने की हम कोशिश करेंगे। जाहिर है जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रार्थनाएं जो हैं लोगों के लिए सबकी तरफ से जा रही हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के लिए केंद्र की तरफ से जारी विनियोग अध्यादेश को कांग्रेस कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र सरकार हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने से रोकने के लिए कदम उठाया है उसने। वहीं केंद्र सरकार इसे संवैधानिक जरूरत बता रही है। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार 1 अप्रैल से राज्य में धन खर्च करने के लिए अध्यादेश लाई है, लेकिन कांग्रेस इसे असंवैधानिक कदम बताते हुए अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। ऑर्डिनेंस इश्यू हो रहा है इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं हो। वी आर गोइंग टू चैलेंज इट बिकॉज इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में खर्चा चलाने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। The state is not able to get the appropriation bill, thereby creating a constitutional crisis. From 1st onwards, tomorrow onwards, people will be left with no salaries and no developmental work also, because without appropriation you cannot withdraw money. So the government of India stepped in on the basis of the governor's recommendation. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के लिए विनियोग अध्यादेश की सिफारिश की थी। सरकार की दलील है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और विधानसभा से बजट पारित नहीं हो सका था। इस अध्यादेश के जरिए 1 अप्रैल से सरकारी राजस्व की वैध तरीके से निकासी की जा सकेगी। इस बीच राज्य में बहुमत साबित करने की तारीख एक बार फिर टल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 31 मार्च को हरीश रावत को बहुमत साबित करना था। इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में आज एक बार फिर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की केमिस्ट्री का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। गुस्से में आए छात्रों ने प्री यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने इस मामले में 40 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। अब ये परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन कर रहे ये छात्र 12वीं कक्षा के हैं। केमिस्ट्री की परीक्षा देने आए इन छात्रों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब इन्हें पता चला कि पेपर लीक होने की वजह से 10 दिन में दूसरी बार परीक्षा टाल दी गई। छात्रों और परिजनों ने प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन विभाग का घेराव किया। हमने 2 बार प्रिपेयर किया, फिर से पोस्टपोन होते जा रहा है, इसलिए हमें नहीं चाहिए री एग्जाम। कितनी बार हम री एग्जाम के लिए तैयार होते रहे। अभी हमारा सीईटी एग्जाम्स के लिए हमें अभी तैयार होना है, फिर जेईई एग्जाम्स के लिए। And we are not responsible for any shit happening here. So we are not ready to write any exam, let it be on any date.
मामले के सामने आने के बाद सरकार ने प्री यूनिवर्सिटी के 40 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಐಡಿಗೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. वहीं विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चैम्बर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। Ultimately, government has to take the blame. Minister, Director of PUC and Secretary Education, all these three people have to take a responsibility, and it is their failure, and squarely I blame them. कर्नाटक में 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री का पेपर 21 मार्च को होना था, लेकिन 2 जगहों पर पेपर लीक होने की खबर के बाद इसे 31 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर पेपर लीक होने के चलते गुरुवार को परीक्षा टाल दी गई। अब ये इम्तिहान 12 अप्रैल को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में आज से परमाणु सुरक्षा सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। वो परमाणु हथियारों की तकनीक को आतंकवादियों से दूर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरे नेताओं के साथ रात्रि भोज में भी हिस्सा लेंगे। यहाँ वो परमाणु आतंकवाद के खतरे से निपटने की रणनीति पेश करेंगे। India has a very important role to play with respect to responsible stewardship of nuclear weapons and nuclear materials. A time when we see in the region some choices being made that may accelerate possible arms construction, which we have serious questions about. प्रधानमंत्री विश्व नेताओं का ध्यान उन देशों की तरफ दिलाएंगे जिनके पास परमाणु हथियार है और इनका आतंकियों के हाथों में पड़ने का खतरा है। इन देशों में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन समेत अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत वेस्टइंडीज़ के बीच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। शिखर धवन की जगह अजिंक्य रहाणे को मौका दिया गया है। वहीं युवराज सिंह की जगह मनीष पांडे को टीम में शामिल किया गया है। भारत ने 5 ओवर पर बिना विकेट गंवाए 35 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में उसने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था। और जाने से पहले आइए देखते हैं कुछ खास खबरें संक्षेप में। दिल्ली एनसीआर में 2000 से ज्यादा सीसी वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक इन गाड़ियों पर रोक को बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने डीजल गाड़ियों को सीएनजी में बदलने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट 4 अप्रैल को रुंगटा बंधुओं की सजा का ऐलान करेगा। इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट ने जीआईपीएल के 2 निदेशकों आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को कोल आवंटन मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की न्यायिक हिरासत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। छगन भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के इटारसी में ट्रेन से बांधकर युवक की पिटाई के मामले में 2 एएसआई और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। 25 मार्च को कुछ युवकों द्वारा बिना इजाजत उनका पानी पीने पर पिटाई करने का मामला सामने आया था। देहरादून में बीजेपी की रैली के दौरान हमले का शिकार हुए पुलिस के घोड़े शक्तिमान की हालत में सुधार हो रहा है। शक्तिमान का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि अब उसकी हालत में पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतरी हुई है। शक्तिमान का पैर काटने के बाद उसे आर्टिफिशियल लेग लगाना पड़ा था। हरियाणा विधानसभा ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ये प्रस्ताव उड्डयन मंत्रालय को भेज दिया गया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मंगल सेन के नाम पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखने की चर्चा की जा रही थी। ओडिशा के मलकानगिरी में 71 नक्सल समर्थकों ने पुलिस के सामने समर्पण किया है। समर्पण करने वालों में गांव समिति के सदस्य और सशस्त्र लड़ाके भी शामिल हैं। पिछले 1 हफ्ते में से समर्पण करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है।
म्यांमार की नई संसद ने आंग सान सू की को प्रधानमंत्री के समकक्ष एक नई भूमिका सौंपे जाने का प्रस्ताव किया है। म्यांमार में हाल ही में हुए चुनावों में सू की पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन संविधान के नियमों की वजह से सू की राष्ट्रपति नहीं बन सकी थी। शेयर बाजार में बढ़त गुरुवार को देखने को मिली। तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 80 अंक बढ़कर 25,419 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ 7,754 पर बंद हुआ। भारतीय बॉक्सर शिवा थापा ने रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में शिवा ने कजाकिस्तान के बॉक्सर कैरेट येरालिएव को मात दी है।